लोग एनिमल किंगडम कर रहे थे और एनिमल किंगडम में देखा था हमने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब आज स्टार्ट करते हैं एस्केहेल्मिन्थीज। फाइलम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं या फिर इसके क्या कॉमन फीचर्स होते हैं, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नाम है फाइलम का एस्केहेल्मिन्थीज। क्या नाम है? एस्केहेल्मिन्थीज। दूसरे तरीके से इसको हम निमेटोड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निमेटोड्स। ये भी कॉमन नेम है। और सबसे पहली बात यह है कि इनकी बॉडी कैसी होती है। अगर बॉडी की बात करें एस्केहेल्मिन्थीज की, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पाया जाता है। एकदम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इसको हम लोग राउंड वर्म भी बोल सकते हैं। तो तीन नाम हमारे सामने आ गए एस्केहेल्मिन्थीज के। एक तो खुद सबसे पहले इसका फाइलम का नाम एस्केहेल्मिन्थीज, दूसरा इसको निमेटोड्स बोल सकते हैं, और तीसरा इसकी सर्कुलर बॉडी होने की वजह से इसको राउंड वर्म भी बोलेंगे। सबसे पहली बात आती है ये हमारे ध्यान में कि ये रहते कहाँ हैं, मतलब इनका हैबिटाट कहाँ पर है। अगर हैबिटाट की बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग में पाए जा सकते हैं, अकेले पाए जा सकते हैं। दूसरे ये एक्वेटिक हो सकते हैं, और फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। बात करते हैं ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और पैरासिटिक इन प्लांट एंड एनिमल हो सकते हैं। तीसरे नंबर का अगर फीचर की बात करेंगे हम, तो इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। पहली बार अच्छे तरीके से ऑर्गन सिस्टम इसके अंदर बना है। ऑर्गन तो बनना शुरू हो गया था प्लेटीहेल्मिन्थीज से, लेकिन ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड अगर देखा जाए तो कहाँ से शुरू हो जाएगा? एस्केहेल्मिन्थीज से शुरू हो जाएगा। और इसकी बॉडी की अगर बात करेंगे तो ये ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। इसका मतलब है कि माउथ एज वेल एज एनस ये दोनों पाए जाते हैं, और इस वजह से बोलेंगे इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अगले नंबर की बात करते हैं, इसमें सिमेट्री कौन सी पाई जाती है। तो इनकी बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल का मतलब ये है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अगर हम एक किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री। और फिर उसके बाद बोलेंगे अगर इसमें जर्म लेयर की बात करेंगे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि जर्म में 3 लेयर पाई जाती है। बाहर वाले को एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मीजोडर्म, फिर उसके बाद एंडोडर्म पाई जा सकती है। बाहर वाले को एक्टोडर्म बोलेंगे, फिर उसके बाद मीजोडर्म पाई जाती है, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म। तो इस वजह से इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। और अगली बात आ जाती है कि इनमें सीलोम कौन सी पाई जाती है, या सीलोम पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। सीलोम का मतलब ये है कि गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच का जो कैविटी होता है, गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच की जो कैविटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीलोम। गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच की कैविटी को क्या चीज़ बोलते हैं? सीलोम। और सीलोम की अगर बात करेंगे तो ये स्यूडोसिलोमेट पाए जाते हैं। स्यूडोसिलोमेट इस वजह से बोलेंगे क्योंकि इनकी मीजोडर्म पाउच के फॉर्म में पाई जाती है, और इनकी कैविटी मीजोडर्म के द्वारा लाइंड नहीं होती है, इस वजह से इनको बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट। अगर इनके बॉडी की बात करेंगे कि इनमें बॉडी वॉल में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो सबसे बाहर क्यूटिकल पाई जाती है, उसके अंदर एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस, फिर अंदर मसल लेयर पाई जाती है। बाहर क्यूटिकल की अगर बात करेंगे तो क्यूटिकल इस वजह से पाई जाती है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होस्ट है, जो पैरासिटिक फॉर्म है ये, और फिर उसके बाद ये होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से रेजिस्टेंस बना सके इसको, तो इस वजह से क्यूटिकल पाई जाती है। फिर उसके बाद अगले नंबर पर ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट बात है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी
इसकी एपिडर्मिस कैसी होती है, सिंसाइशियल होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसके एपिडर्मिस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाने की कंडीशन को क्या चीज बोलते हैं, सिंसाइशियल कंडीशन बोलते हैं। अगर मसल लेयर की बात करेंगे तो अंदर मसल लेयर पाई जाती है, और कौन सी मसल पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है। अब अगले नंबर का कैरेक्टर की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और वो भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और फिर उसके बाद कंप्लीट डाइजेस्टिव मतलब कि माउथ पाया जाएगा, वेल डेवलप्ड फेरिंग्स। ये बात एनसीईआरटी में थोड़ा फोकस करके दिया गया है, तो आपको ज़्यादा ध्यान में करना पड़ेगा। वेल डेवलप्ड फेरिंग्स पाई जाती है, इंटेस्टाइन पाई जाती है, एनस पाया जाता है। ओवरऑल ये बात ध्यान में रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट देखने को मिलती है, और फिर ये डिफरेंशिएटेड है। माउथ में वेल डेवलप्ड फेरिंग्स पाई जाती है। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इसका है कि वेल डेवलप्ड फेरिंग्स पाई जाती है, इंटेस्टाइन, एनस भी पाया जाता है। अब अगले बात पर पहुंचते, अगले फीचर पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे तरीके से अभी इसमें एब्सेंट है, तो आप सोचोगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जब पाया नहीं जा रहा तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। तो उस टाइम ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं, बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं। इनकी की पूरी बॉडी कांटेक्ट में रहती है किसके, एटमॉस्फेयर के, और फिर उसके बाद जो है ये किसके द्वारा करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा। अगले नंबर की बात करते हैं, अगला फीचर सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करेंगे तो पूरे तरीके से अभी एब्सेंट है। बात करें अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की फाइलम में हम, तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज तक पूरे तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा। और पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद आगे एनेलिडा में तो पाया जाएगा क्लोज टाइप का, कॉर्डेटा में पाया जाएगा क्लोज टाइप का, बाकी के सभी में पाया जाएगा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन अभी इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ है। ना तो हम ब्लड के बारे में इसमें बात करेंगे, ना हार्ट के बारे में बात करेंगे, ना तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए डायरेक्ट बॉडी सरफेस से काम चल जा रहा है, तो हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब अगले नंबर की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उतना वेल डेवलप्ड तो ये भी नहीं है, लेकिन एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर हम बात करेंगे, एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, जो बॉडी कैविटी के वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीटरी पोर से बाहर करती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाएगी, जो बॉडी कैविटी के बॉडी वेस्ट मटेरियल को क्या करेगी, बाहर करेगी, किसके थ्रू, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर करेगी। अब एक्सक्रीटरी ट्यूब का नाम हम प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोल सकते हैं। ये एनसीईआरटी में बात तो नहीं दिया गया, प्रोटोनेफ्रिडिया जो है एक्सक्रीटरी ट्यूब को बोलते हैं, लेकिन आप बोल सकते हो। और प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करेंगे तो ये एम्ब्रियोनिक रेनेट सेल से बनी होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया एच शेप की होती है, और एक्सक्रीटरी ट्यूब का ही नाम हमने प्रोटोनेफ्रिडिया दिया। एक्सक्रीटरी ट्यूब करेगी क्या काम, ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर करेगी। और इसका जो है डेवलप, एम्ब्रियोनिक डेवलप कहाँ से हुआ है, रेनेट सेल से हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद अब हम लोग पहुँचते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे इसमें, तो सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। अभी तक हम लोग मेल सेक्स और फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर देखते थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर देखने को मिला हमको कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग और फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी में पाया गया।
तो इस कंडीशन को हमने बोला डायसियस कंडीशन। क्या बोला? डायसियस कंडीशन। मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, इस वजह से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है इसमें। अगर बात करें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की पहचान भी इनकी हो जाती है, तो कैसे? जो फीमेल है ये लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मेल। मेल एस्कैरिस की अगर बात करें, फीमेल एस्कैरिस से अगर बात करेंगे हम, तो फीमेल कैसी होती है? लॉन्गर देन मेल होती है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, इनके बॉडी में होता है, और डेवलपमेंट ये डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर उसके बाद इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अगर बात करें डायरेक्ट का मतलब क्या चीज़ होता है, तो डायरेक्ट का मतलब ये है कि जो यंग वंश बनेंगे वो एडल्ट के एकदम सिमिलर पाए जाएंगे। और अगर बात करें हम जो है इनडायरेक्ट की, तो मेनी लार्वल स्टेज भी पाई जा सकती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स पर हम ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया एस्कैरिस, और एस्कैरिस को राउंड वर्म बोलते हैं, राउंड वर्म बोलते हैं एस्कैरिस को। एक बात हमने और अलग से ऐड कर दिया एनसीईआरटी के अलावा, रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। इसके लार्वा का नाम होता है रैबिडिटी-फॉर्म। क्या नाम है? रैबिडिटी-फॉर्म लार्वा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है वाउचेरिया। ये फाइलेरियल वर्म होता है, फाइलेरियल वर्म होता है, मतलब एलिफेंटियासिस करता है और डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। ज़्यादा डिटेल हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है एनसाइक्लोस्टोमेटा, इसको बोलेंगे हुक वर्म। और फिर दो एग्जाम्पल हमने और ऐड करे हैं, आप सोच करके बताओ कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। पहले तो हम बता देते हैं कि कहाँ पर हैं ये। पहले नंबर को बोलेंगे सिनोहैबिडिटिस एलिगेंस। क्या बोलेंगे? सिनोहैबिडिटिस एलिगेंस। और दूसरे एग्जाम्पल को बोलेंगे मिलेडोगाइन इकोग्निसिया। दूसरे एग्जाम्पल को क्या बोलेंगे? मिलेडोगाइन इकोग्निसिया। पहले ही बोला था कि हमने हैबिटाट इनका फ्री लिविंग हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास फ्री लिविंग का भी आ गया। नाम है इसका सिनोहैबिडिटिस एलिगेंस। और बताओ, आप सोच करके बताओ इसको कहाँ पर पढ़ा है। फिर मिलेडोगाइन इकोग्निसिया ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट की रूट को, टोबैको प्लांट की रूट को पढ़ते हैं। ये एक्चुअल में निमेटोड्स होते हैं, एस्के हेलमिंथीज के मेंबर हैं, तो मैंने एग्जाम्पल यहीं पर लिख दिया कि आपको ध्यान में आए। पहले नंबर पर बात करते हैं सिनोहैबिडिटिस एलिगेंस। जब डीएनए की सीक्वेंसिंग करते थे कि ह्यूमन के बजाय अदर देन ऑर्गेनिज्म में, डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए हमने एक ऑर्गेनिज्म निमेटोड्स का लिया था। नाम क्या है इसका? सिनोहैबिडिटिस एलिगेंस। और ये कैसा है? फ्री लिविंग है, नॉन पैथोजेनिक है, कोई बीमारी नहीं कॉज कर रहा है। अब अगले नंबर पर बात करें हम मिलेडोगाइन इकोग्निसिया की, तो इसको कहाँ पर पढ़ा है आपने? आप बताओ। मिलेडोगाइन इकोग्निसिया को पढ़ते हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में। चलो, ये पूरी बात हमने किसके बारे में करी है? एस्के हेलमिंथीज के बारे में। थोड़े से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, फिर फाइलम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर क्वेश्चन, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ऐसा पूछ रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी है बताओ? कंप्लीट है। और दूसरे नंबर पर वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जा रही। क्या पाई जा रही है? वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। हमने पहले ही बोल रखा है कि वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स किस में पाई जाती है? एस्के हेलमिंथीज में। अब सोचो यहाँ पर एस्के हेलमिंथीज का मेंबर कौन है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा राउंड वर्म, क्योंकि लिवर फ्लूक और टेप वर्म ये प्लेटी हेलमिंथीज का मेंबर है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? राउंड वर्म। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल? पहला नंबर पर बाइलेटरल सिमेट्रिकल और दूसरे नंबर पर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक बताओ, स्पंज होता है क्या? नहीं होता है। टीनोफोर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं।
और फिर निडेरियंस होता है क्या? नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एसके हेलमिंथीज आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैरासाइट विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट। एक ही होस्ट में ऐसा पैरासाइट जो केवल एक ही होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? एस्केरिस हो जाएगा। बस 3 क्वेश्चन अपने लिए बहुत हैं, इतने से काम अपना बन जाएगा। ये था एसके हेलमिंथीज का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा एक बार हम शॉर्ट में इनके बारे में एक बार शॉर्ट में पूरा समराइज करके आपको बोलते हैं, तो ध्यान में बात आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत किया था, हमने बात किया था कि फाइलम का नाम क्या है। नाम है इसका एसके हेलमिंथीज, और फिर एसके हेलमिंथीज का दूसरा नाम बोला हमने निमेटोड्स। फिर बताया कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बॉडी होने के कारण इसको राउंड वर्म बोलेंगे। फिर बोला कि हैबिटाट ये पाए कहाँ पर जाते हैं, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल में पैरासाइट के रूप में पाए जा सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें हम, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाएगा। अगर सिमेट्री की बात करेंगे हम, तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जर्म लेयर ये 3 पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म, इस वजह से ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। और अगर सीलोम की बात करेंगे तो इसमें ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है, फाल्स सीलोम पाई जाती है, इस वजह से बोलते हैं इसको स्यूडोसेलोमेट। और बॉडी वॉल की बात करेंगे तो सबसे बाहर क्यूटिकल पाई जाएगी, एपिडर्मिस पाई जाएगी, फिर मसल लेयर पाई जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखने को मिला है, और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। ये कैरेक्टर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरे तरीके से एब्सेंट होगा, लेकिन रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, एंटायर बॉडी सरफेस के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे तरीके से एब्सेंट होगा। एक्सक्रीशन के तौर पर एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाएगी, जो बॉडी कैविटी से वेस्ट मटेरियल को कहाँ करेगी? बाहर करेगी, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। अगर बात करें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, डाइसियस कंडीशन पाई जाती है, मेल और फीमेल में डिस्टिंक्शन पाया जाता है, इस वजह से बोलते हैं इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगली बात यह है कि फीमेल कैसी होती है? वो लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू मेल। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। और डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाए जा सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब ये है कि यंग वंस के सिमिलर एडल्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि लार्वल स्टेज। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहले एस्केरिस, जिसको राउंड वर्म बोला हमने। दूसरे नंबर का एग्जाम्पल वाउचेरिया फाइलेरियल वर्म बोला। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल एनसाइक्लोस्टोमेटा या हुक वर्म बोला। और चौथे नंबर का एग्जाम्पल हमने आउटर लिया सेकेंड एनसीईआरटी से, सिनोहैबिटिस एलिगेंस। फिर उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल हमने लिया मिलेडोगाइन इकोग्निसिया। हमें लगता है कि आपको एसके हेलमिंथीज में एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। और इतने प्यार से आपने इसको देखा है तो थैंक यू सो मच, कंप्लीट हो जाता है।